पिछले वीडियो में मैंने एक मिसाल ली थी जिसमें कहा था कि फ़र्ज़ कीजिए कि मैं एक गेंद बास्केट में फेंक रहा हूँ और 6 मरतबा ऐसी कोशिश कर रहा हूँ और इस बात का इम्कान कि गेंद जो है वो बास्केट में चली जाए यानी कि पॉइंट हो जाए या स्कोर हो जाए वो 30% यानी कि 0.3 था और हमने एक वेरिएबल एक्स यहाँ पर डिफाइन किया था। और इस एग्जांपल में मैं देख लूँ कि अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी थी, लेकिन ये जो इसका जो हमने मैथमेटिक्स किया था, जो हिसाब हमने लगाया था, वो बहुत अजीब व गरीब था और बड़ा यूँ कहें कि बाल खड़े कर देने वाला था। और बेहतर ये है, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये काम आपको किसी कैलकुलेटर के बजाय एक्सेल पे करके दिखाया जाए, क्योंकि एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत ही ताकतवर चीज़ है ये इस तरह के, और इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा कोड्स को सॉल्व करने के लिए, उन पर काम करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इस वीडियो में एक्सेल इस्तेमाल करते हुए काम करूंगा। मैं सबसे पहले एक वेरिएबल n डिफाइन कर रहा हूं और मैंने इसको कहा कि ये n जो है 6 है, यानी कि नंबर ऑफ शॉट 6 हैं, और प्रोबेबिलिटी कि मैं स्कोर करूं यानी कि बास्केट में फेंकूं 0.3 है। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि मिस करने का जो चांस है या प्रोबेबिलिटी है वो 0.7 है। बल्कि मैं एक काम ही करता हूँ कि प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट या यूं के मेक यानी कि मैं बास्केट में गेंद फेंक देता हूं और प्रोबेबिलिटी मिस ये 0.7 है। लेकिन मैं ये कर रहा हूं कि एक्सेल में, क्योंकि मैं आपको काम करना बता रहा हूं, तो मैं ये करूंगा कि इसको डिपेंडेंट करूंगा पहले वेरिएबल मेक वाले के। तो 1 माइनस ये जो वेरिएबल है मेक वाला, मैं इसके साथ इसको रिलेट करता हूँ 1 माइनस B2, तो ये 0.7 हो जाएगा। अब अगर क्या होगा कि जब भी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, जब भी मैं इसको तब्दील करूंगा, तो ये दोनों के दोनों ये जो मिस वाला जो पॉइंट है ये तब्दील हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे 0.2 कर दूं तो ये खुद ब खुद 0.8 हो जाएगा। इसको लिहाजा मैं 0.3 कर दूंगा तो ये वापस 0.7 पे आ जाएगा। अब मैं और आगे बढ़ रहा हूं तो मैं अपने वेरिएबल x पे बात करता हूं, जो कि एक रैंडम वेरिएबल है जिसमें कि दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, या तो वो पॉइंट होगा या वो मिस होगा, या यूं कहें कि मेक होगा या मिस होगा। तो इसमें हम k की वैल्यूज ले रहे हैं। 6 शॉट्स हैं क्योंकि हमारे पास तो 1 2 3 4 5 और ये 6, थोड़ा सा ये नीचे चला गया, आपको 6 नजर नहीं आ रहा होगा। ये लीजिए, ये मैंने इसको ऊपर कर दिया। और अब यहां पर हम बाइनोमियल कोफिशिएंट इसका मालूम करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम इसकी प्रोबेबिलिटी भी किसी भी यूं कहें कि इवेंट की, यहां पर क्योंकि मैंने x को कहा है कि ये मेक है, तो अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी मालूंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेक यानी कि टाइम्स k, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा और रेज़ टू द पावर k इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे पास हो जाएगी। और उसको मैं इसकी पावर लूंगा n माइनस k। ये बिल्कुल वही चीज है जो मैंने पिछली वीडियो में की थी। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अब मैं इस कॉलम में जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इसके अंडर में आ जाएंगी कि वो जो प्रोबेबिलिटी किसी खास वैल्यू के लिए k की मेरे पास आ जाएगी। तो ये जो सेल्स हैं ये फिर आखिरकार हमें भरते चले जाएंगे। यहां पर मैं लिखूंगा इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट के लिए n चूज k, याद रखिए कि n चूज k, ये इसका जो हमने NCK जो लिखा था ये उसके लिए। यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे बात करेंगे या प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, और यहां पर हम इसका बराबर वाले कॉलम में हम इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखेंगे। तो अगर जैसे 1 है तो 1 की प्रोबेबिलिटी ये होगी कि एक शॉट आपका जो है वो आपने मेक किया और बाकी सारे मिस किए, तो यहां पर इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट जैसे कि इस सूरत में 1 आउट ऑफ 6 में, तो फिर ये हमारे पास आपको याद होगा कि हमने कहा था कि ये 6 है। तो अब n चूज के आ गया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू k, और इसके लिए ये फाइनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी। तो अब एक बात मैं आपको बताता चलूं कि ये क्योंकि एक्सेल पे मैं काम कर रहा हूं और जो इस वक्त आमतौर पर जो मैं वीडियोस बनाता हूं वो मैं MS पेंट पे बनाता हूं। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं, तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि मेक की प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो, यानी कि गेंद के बास्केट में जाने का कोई इम्कान ना, या प्रोबेबिलिटी कह रहा हूं मैं, अगर मेरा कोई भी पॉइंट स्कोर ना हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैं इसको ये डॉलर साइन लगाकर मैं इसको इस सेल पे फिक्स कर रहा हूं। तो ये SB और ये न्यूमेरिक वैल्यू, फिर ये A6, B इज डायरेक्ट 2, और ये इस तरीके से मैं सबको लिख रहा हूं। फिर ये 0.7 यहां से मैंने इसको सेलेक्ट किया,
इसको मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये पावर्स और मल्टीप्लाई के साइन जो हैं, जो स्टैंडर्ड साइंस हैं, ये उन्हीं में ले रहा हूँ। तो ये रेज टू द पावर ये किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 6 शॉट्स की, तो लिहाजा यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू n की यहाँ पर मैं लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा -a-a6। अब ये मेरा जो फार्मूला आप देख सकते हैं कि ये आ गया 0.11769, यानी ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास मैं कोई भी गेंद जो है 6 शॉट्स में से एक गेंद भी एक मरतबा भी बास्केट में ना फेंक सकूं। इसी तरीके से n चूज के का जो फार्मूला है हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो उसको हम फार्मूले को लिखेंगे इज इक्वल टू, ये देख लीजिए आप, n चूज के क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल इंटू n माइनस k फैक्टोरियल। तो अब इसका जो एक्सप्रेशन एक्सेल में होता है n चूज k का, तो ये होता है फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का जो एक्सप्रेशन है वो होता है ये फैक्टोरियल b1, यानी कि ये उसका सेल का नंबर है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ a6 मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टोरियल ऑफ, और दूसरा फैक्टोरियल कौन सा है हमारे पास, ये b1 माइनस k, और मेरे पास k की जो वैल्यू है वो ये लीजिए, ये हो गया -k, यानी कि a6। ये जो डॉलर साइन है ये असल में हमारी वैल्यू को सेल पे फिक्स कर देता है। अब मैं इसको भी फिक्स कर देता हूं यहां पर, ये लीजिए, यानी कि n चूज के इस सूरत में हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, जो हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं, यानी कि ये इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा। अब फाइनल प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की, इस खास बात की कि मैं 6 के 6 शॉट्स लूं और कोई शॉट भी हिट ना करे, तो ये हो जाएगी फार्मूले की रूह से, इसको मैं इज इक्वल टू b6 मल्टीप्लाइड बाय c6, तो ये मेरे पास आ गई 0.11769, और क्योंकि हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया इसके बाइनोमियल कोएफिशिएंट से। अब एक्सेल में ये आप कोना पकड़ेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कोना पकड़ेंगे और नीचे तक लेके जाएंगे। अगले सारे सेल्स में ये खुद हिसाब किताब लगाकर ये आपको न सिर्फ ये कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स देगा, बल्कि किसी खास इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी भी देगा, और फाइनल प्रोबेबिलिटी जबकि के की वैल्यू कोई खास हो, उस सूरत में ये आपको फाइनल प्रोबेबिलिटी देगा। तो अब आप इसमें एक जो चीज और भी आप अगर आप गौर करें, क्योंकि हमारे पास एक चीज की प्रोबेबिलिटी 30% है, दूसरी चीज की प्रोबेबिलिटी 70% है, तो इस सूरत में आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज हैं आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द सेंटर नहीं मिल रही। अब मैं इसका चार्ट आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि एक्सेल में चार्ट भी बड़े अच्छे आते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले डेटा सेलेक्ट किया, ये डेटा सेलेक्ट किया। अब ये देखिए आप इसमें इस डेटा के हिसाब से हमारे पास ये आ गए, और साथ ही साथ ये मैं इस कैटेगरी के लेबल्स को ख़त्म कर रहा हूँ। ये और ये दो चीज़ों को मुझे मद्दे मुकाबिल रखते हुए इसका ग्राफ चार्ट करना है एक्सेल में। अब ये सही है, ये भी सही है, यहाँ पर हाँ, मुझे लेजेंड की कोई ज़रूरत नहीं है, लेजेंड को खामखा रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी बहुत सादा सा काम करना चाहता हूँ। ओके, ये हो गया हमारा काम। एक बार फिर चेक कर लूँ, डेटा लेबल मौजूद हैं, सही। ये जनाब, ये आ गया हमारे पास इसका बार ग्राफ हम कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि इसका हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से शुरू होकर ऊपर तक पहुँचता है, फिर आखिर में आके बिल्कुल नीचे पे जाके टच कर देता है, यानी कि के शॉट्स आउट ऑफ 6 में अगर बात करेंगे, यहाँ पर 0 हो तो उस सूरत में अगर आप गौर करें तो ये जो पॉइंटर को मैं लेकर जा रहा हूं, तो ये छोटी सी वैल्यू भी दिखा रहा है, अगरचे आप इसको स्क्रीन पर देख नहीं पा रहे होंगे। तो अगर ये इसको मैं यहाँ पे तब्दील करूँ 0.2, ये लीजिए, ये लीजिए, ये ग्राफ तब्दील भी हो गया। मैंने वैल्यूज तब्दील की, 0.2 की जगह 0.28 हुआ, तो खुद ब खुद उसने ग्राफ को भी तब्दील कर दिया, 0.3 का और 0.7 हुआ, और ये अब वापस अपने। तो आप देख सकते हैं कि ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इस बात का कि मैं अगर के शॉट्स लगाता हूं उसमें से कितने हिट करता हूं। तो आप 0 शॉट्स का जो प्रोबेबिलिटी है 12% है, इसी तरीके से 4 शॉट्स की 6% है, और इसी तरीके से आप देख रहे हैं, शायद आपको सही से नजर ना आ रहा हो, लेकिन मैं जैसे ही इसको लेकर जा रहा हूं तो ये साथ ही साथ कर्सर के साथ वैल्यू लिखी नजर आ रही है। अगर ये 0.5 होती, यानी कि हिट और मिस की प्रोबेबिलिटी बराबर होती, तो आप ये देखिए कि ये जो है ये बिल्कुल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमें हासिल होता, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हमने कॉइन्स उछालने में किया था। अब अगर ये 0.8 होता, यानी कि मैं बहुत अच्छा प्लेयर होता, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास हिट करने के या स्कोर करने के, मेक करने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा बढ़ गए। तो बहरहाल
एक्सेल की सबसे अच्छी बात यही है कि आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत पेचीदगी में जाए बगैर बड़ी आसानी से ये बहुत सारे मसाइल आपके लिए खुद ही हल कर देता है, और इसको आप इस तरह की कैलकुलेशंस में, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की कैलकुलेशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अब एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये 0.5 अगर हो, यानी कि 50-50 चांस हो, तो ये कर्व जो है बिल्कुल सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूं, यानी कि सिर्फ इस बात का 10% चांस हो कि मैं मिस करूंगा, तो ये कर्व की शक्ल जो है कुछ इस तरीके से, क्योंकि मैं बहुत बुरा प्लेयर हूँगा और मैं तो इसमें कर्व की शक्ल कुछ इस तरीके से आ जाएगी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोबेबिलिटीज़ का वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। बहरहाल मेरा ख्याल ये कि मैंने खासी हद तक आपको इसके साथ खेल कर बता दिया। मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ी सी एक्सेल पर मश्क कीजिए और इसको सीखने की कोशिश कीजिए। आपसे अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात।